ठीक है, चलो सुनो अभी कहानी क्या है। देखो भाई एवरीवन, इसके पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ा था? अरे बोलो ना। करंट मतलब फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? आज का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है भाई? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। आप इंग्लिश में इसको बोल सकते हो एट रेस्ट, आप बोल सकते हो स्टेशनरी, है ना, आप बोल सकते हो स्टिल। लिखो, इधर क्या देख रहे हो? बोल सकते हो, लिखो उसको। तो हाँ, मालूम पड़ गया कि इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन या चार्ज बोल लो, और स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ चैप्टर का नाम हो गया चार्ज एट रेस्ट? क्या भाई? चार्ज अगर मूव करने लगा, चार्ज अगर चलने लगा तो हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन चार्ज अगर रेस्ट पे ठहर गया, आराम कर रहा है, रुका हुआ है, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। बात समझ में आई एवरीवन? करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये फर्क है। ठीक है, चलो भाई, अब इस कहानी की शुरुआत होती है ओके इस नाम से। ये देखो, ये बंदे को देखो, क्या लिखा है भैया? गॉस लॉ। सब बोलो भाई, फिर से बोलो। ओके ओके एवरीवन हियर। तो क्या है ये गॉस लॉ? एवरीवन हियर, सब लोग है ना, गॉस लॉ में घुसने से पहले जरा ये फॉर्मूला देखेंगे। हियर इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन की साइन है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार इक्वल टू क्यू अपॉन, इसको कहते हैं एप्सिलॉन। और क्योंकि वो जीरो है तो उसको आप जीरो भी बोल सकते हो, और कई लोग उसको नॉट या नॉट बोलते हो। ओके, नाम लिख लो, एप्सिलॉन जीरो भी बोल सकते हो, एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हो। कहानी क्या है एवरीवन हियर? तो ये फॉर्मूला तो आपने देख लिए। ओके, गॉस भैया क्या बताना चाह रहे थे सुनो। लिखा है द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल्स टू नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। पता नहीं क्या बोल रहे सर ये। सुनो भाई, देखो गॉस लॉ जो है ना, क्या कहानी बता रहा मैं आपको समझाता हूँ। सुनो एवरीबॉडी है, अभी तक देखो। तो इमेजिन करते सीन एक, भाई एक बलून है, बड़ा सा बलून है, पानी से भरा हुआ है। होता ना होली बिली के टाइम पे, नहीं पानी वानी में भर के फेंक के मारते। एक बड़ा बलून है और अंदर पूरा भरा हुआ, ठीक है। तो बलून कहीं पे लटका हुआ है। केस वन, बलून में पानी भरा हुआ है फुल, और बलून ऑलरेडी हैवी है। आदर्श ने जाके उसको पिन मार दिया। क्या कर दिया भाई? जहां पे पिन मारा वहां पे होल हो गया, और जहां पे होल हो गया वहां से पानी बाहर आ रहा है। ठीक है, केस वन। केस टू, उतना ही बड़ा बलून है, लेकिन पानी पिछली बार से 75% कम है। पानी पिछली बार से, आदर्श को दिखा एक और बलून है, ये कहां रुकने वाला है, इसने उसको भी पिन मार दिया, वहां से भी पानी बाहर आया। दोनों केस में जो पानी निकल रहा है, क्या उसमें कोई फर्क होगा? फर्क होगा? क्या फर्क होगा? पहले वाले केस में पानी फोर्स में लेगा, सही पकड़ रहे हो, एग्जाम्पल से अपन यहां जाएंगे। दूसरे वाले केस में भी पानी निकलेगा, लेकिन उतना फोर्स नहीं होगा, है ना भैया? सुन, यही कहानी गॉस ने बताया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब सीन समझ लो एवरीवन, तो जो बलून है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्या है? अब केस वन में इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यादा है, केस टू में इलेक्ट्रिक चार्ज कम है। केस वन में जब इलेक्ट्रिक चार्ज निकले तो फुल फोर्स में निकले, फिर चार्ज ज्यादा आता है। केस टू में भी इलेक्ट्रिक चार्ज बाहर निकले, लेकिन और क्यों फोर्स कम था? क्योंकि अंदर चार्ज भी तो। यही बात गॉस ने पकड़ा।
भाई पूरे इंटरनेट पे इससे इजी एग्जाम्पल मिल जाए तो मेरे को बता देना। ओके एवरीबडी हियर, सुनो मेरी बात ध्यान से, एवरीबडी हियर। जो कहानी बताया ना, ये कहानी पूरे गॉस लॉ को समझा देती है। गॉस ने क्या कहा कि भाई देखो, एक जगह चार्जेस है, पूरे भरे हुए चार्जेस है। गॉस ने अपनी थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट निकाला। उस कॉन्सेप्ट का नाम था बोलो, जिसको एक्चुअली गॉस ने नाम दिया था गॉस सरफेस। क्या नाम दिया था? तो गॉस क्या करता था भाई, यहां कहीं भी चार्ज है उसके आजू बाजू में एक सरफेस बना देता था, बोलता था ये गॉस सरफेस, ठीक है। और अंदर से जो चार्जेस निकल रहे ना भैया, उसको कहता था, सब बोलो बोलो जोर से। इन शॉर्ट हम इसको ऐसा भी बोल सकते, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोल सकते भाई? भैया जितने फोर्स से वो बाहर आ रहा ना, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। क्या है वो? तो भैया बंदे ने कहा अंदर अगर चार्जेस कम रहे ना तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा, अंदर अगर चार्जेस ज्यादा है ना ज्यादा। ये यही कहानी है। सुनो, ये जो बंदा है ना, इस फॉर्मूले में कहीं पे क्यू दिख रहा है? ये क्यू कौन है भैया? क्यू कौन है? टोटल चार्ज। कहां पे? कहां पे? हाँ, तो गॉस क्या करते थे? गॉस बोलता था भैया अगर ये चार्ज है तो पहले एक काम करो, इसके आजू बाजू में एक सरफेस बना दो। ओके, अब ये जो क्यू है ये कौन है? अंदर जितने चार्ज है लिखा है क्यू क्या है? टोटल चार्ज विद इन द सरफेस। ओके, और ये सर ई बार डॉट डी बार कौन है? ई बार डॉट डी एस बार कौन है? यही एक्चुअली है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन है ये? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा? चार्ज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा? चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी, चार्ज कम है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम होगा। सही है? ओके, हाँ बस अब यहां पे एक बंदा और आ जाता है सीन में, वो है ये बंदा। कौन है? एप्सर। वो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल इतना याद रखना जो मैंने कहानी बताई कि भैया अगर चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा, चार्ज कम तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बंदे का मानना था, बंदा कौन था भैया? नाम क्या था बंदे का? गॉस। बंदे का मानना था कि ये कौन, बोलो ना, शॉर्ट में क्या बोलेंगे सर इसको? कहां पे क्या लिखा है? किसी क्लोज सरफेस, और उस क्लोज सरफेस के अंदर क्या होने चाहिए? चार्ज। बोले इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, वो इक्वल होता है किसको? नेट चार्ज की। भैया अंदर नेट लिखा, देखो पूरा पढ़ो, नेट चार्ज। बोलो ना जोर से। इन शॉर्ट अंदर कितने चार्ज है? अंदर कम चार्ज है, कम फ्लक्स आएगा, कम फोर्स आएगा। अंदर ज्यादा चार्ज है, ठीक है? ओके ओके सर, ये फॉर्मूले में एप्सिलॉन क्यों आ गया सर? यहां देखो लिखा है सर डिवाइडेड बाय। ओके, फिर एक बार सुनना मेरी बात। देखो ये देखो, यहां से यहां तक हमारे फॉर्मूले का लेफ्ट हैंड साइड है। हमारे फॉर्मूले का लेफ्ट हैंड साइड क्या था? याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार। मैंने कहा था ये बंदा कौन है? बोलो ना। तो यहां से लेके यहां तक किसकी बात चल रही है? फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड की। फिर कौन सा सिंबल है? इक्वल टू। आप देख सकते हो हमारे यहां पे भी तो लिखा है इक्वल। उसके बाद क्या लिखा है भैया? उसके बाद यहां पे लिखा है क्यू, यहां पे भी तो लिखा है नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। फिर लिखा है डिवाइडेड, तो डिवाइडेड किससे डिवाइड करो भैया? एप्सिलॉन जीरो। तो डेफिनेशन में फॉर्मूला छुपा है, फॉर्मूले में डेफिनेशन ये लॉ छुपा हुआ है, ठीक है? बस अपने को पकड़ना आना चाहिए। तो ये कौन है भाई? ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या? हाँ, लेकिन लिखते ना पूरा लिखेंगे, द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक थ्रू द इक्वल इक्वल। ऊपर क्या है? क्यू। क्यू कौन है? द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द, मतलब जितना चार्ज सरफेस के अंदर है, डिवाइडेड डिवाइडेड बाय व्हाट? एप्सिलॉन जीरो। तो ये पहले इतना लिख लो, फिर मैं एप्सिलॉन जीरो के बारे में और बताऊंगा, ठीक है भाई? तो यार लॉ भी याद हो गया, फॉर्मूला भी याद हो गया, लेकिन मैंने कहा था फॉर्मूले में एक बंदा है, कौन?
एप्सिलॉन जीरो। कौन है भाई? सर ये कहानी ठीक थी, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, ये आपका चार्ज हो गया। गॉस ने कहा था भैया जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जितना कम चार्ज होगा उतना। सर ये डालने की क्या जरूरत थी सर? ये डालने की क्या जरूरत थी सर? अब देखो यार, बात यहाँ पे है ना एवरीवन, इलेक्ट्रिक चार्जेस की हो रही है। किसकी हो रही है? बोलो ना जोर से। अब मेरी एक बात समझो, इलेक्ट्रिक चार्जेस का सीन क्या है मालूम है? सब इधर सुनो, मुझे एक बात बताओ, आप भी ये बात को जानते हैं कि क्या इलेक्ट्रिसिटी हर चीज से फ्लो होती है? क्या इलेक्ट्रिसिटी हर चीज से फ्लो होती है? जितनी चीजें आपके आजू बाजू में दिख रही है, क्या सब में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है? नहीं, ये बात तो ठीक है। ठीक है, चलो मान लो हमारे पास 10 ऐसी चीजें आ गई हमारे सामने जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। वो विंडो ओपन कर दे, हमारे सामने 10 ऐसी चीजें आ गई जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। नाम दे दिया हमने एक को, ए बी सी डी, ऐसा 10 चीजें। अब आपने कहा कि सर ये 10 चीजों से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब दूसरा सवाल, क्या इन सब में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा क्या सेम स्पीड से फ्लो होगा? नहीं। मतलब यार इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है, पहली बात तो वो कहीं पे फ्लो होता है, कहीं पे नहीं फ्लो होता है। फिर जहां पे फ्लो होता है वहां पे हर जगह अलग अलग तरीके से या स्पीड से फ्लो होता है। इस चीज को कहते हैं परमिटिविटी। स्पेलिंग बताऊंगा, टेंशन मत लो। क्या बोलते हैं इसको? बोलो ना जोर से। परमिटिविटी। परमिटिविटी ये बताता हमको, भाई इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, अब आपने ये तो बोल दिया चार्ज है, सरफेस है, वहां से बाहर आएगा। लेकिन भाई इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग सरफेस में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो अगर हमने सिर्फ ये लिख दिया होता गॉस ने, दिस इक्वल टू क्यू, में गड़बड़ आ जाती। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है वो अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग बिहेव करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। भाई आपने देखा इस्त्री वाला इस्त्री मारता है, ऐसा ऐसा करता है, शर्ट को ऊपर करेगा, ये करेगा, इस्त्री मार देगा। लेकिन पता है एवरीवन, कुछ कुछ ऐसे कपड़े होते हैं इस्त्री जैसी मारने जाओगे कपड़ा जल जाएगा। होता है क्या? भाई सिल्क के कपड़े ले लो और बहुत सारे कपड़े, आप इस्त्री रखो, बाकी सब कपड़े फटफट, कॉटन के कपड़े फटाफट हो गया, ये कपड़ा जैसी इस्त्री जल, अरे माँ ये कैसे हो गया? बोले अरे भाई वो क्लॉथ का मटेरियल अलग है, उसको इस्त्री करने का तरीका भी अलग होता है। तो ये यही बात है भाई, यही सीन है। अगर बंदे ने खाली लिखा होता इक्वल टू क्यू तो बंदा फंस जाता। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज अलग अलग मटेरियल में अलग अलग तरीके से फ्लो होता है। ठीक है, अब एक सरफेस आपने लिया, उसमें चार्ज भरा, उसमें इलेक्ट्रॉन फटाक से बाहर आ गए। दूसरा सरफेस आपने लिया, उतना ही चार्ज भरा, इलेक्ट्रॉन एकदम स्लोली स्लोली बाहर आ रहा है। तो ये बात को भी तो कंसीडर करना पड़ेगा ना, इसीलिए बंदे ने नीचे लिख दिया एप्सिलॉन जीरो को कहते हैं परमिटिविटी। मतलब ये बात, इस बात पे डिपेंड, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, कैसे फ्लो होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा सरफेस आपने यूज किया है, कौन सा सरफेस आपने यूज किया है। सुना आपने एवरीवन? ओके, ये बात है। सिंपल सी एक बात बताओ, देखो चालू, प्रोग्राम चालू, सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीवन। ये कभी कभी ना वो पिकनिक विकनिक में ना स्टूडेंट लोग ना ब्लूटूथ का स्पीकर लेके आते हैं और वो स्पीकर बजाते रहते, सब बाकी लोग बोलते हैं आवाज बढ़ाना यार, आवाज बढ़ाना। वो बोलता फुल वॉल्यूम है, फुल वॉल्यूम है, सब चिल्लाते रहते, आवाज आवाज ही नहीं आ रही है, बेकार स्पीकर है, ऐसा वैसा। अब बंदे ने जब ये ब्लूटूथ के स्पीकर को घर पे बजाया था तो बहुत आवाज आई थी, सुना आपने? लेकिन वही बस में बजा रहा था आवाज आ रही। स्पीकर खराब हो गया क्या? तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? अरे भैया स्पेस का दिक्कत है। पर एक रूम में बजा रहे थे तुम, जगह कम थी, एयर फ्लो कम था, सब पैक पैक था। अब यार बस एक मूविंग चलती बस में बजा रहे हो आप, ऑलरेडी आवाज है वहां पे, ऑलरेडी एयर फ्लो चल रहा है,
उसमें तुम बजा रहे हो, उसकी आवाज ही नहीं आ रही। मतलब स्पीकर वही है, लेकिन दो अलग अलग जगह पे इम्पैक्ट अलग अलग आ रहा है। बात समझ में आ रही है एवरीवन? यही कहानी यहाँ पे थी कि भाई चार्जेस जो है ना वो डिपेंड करता है सरफेस पे। तो सरफेस अलग है तो चार्ज का फ्लो भी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी, तो इसीलिए उसने डाला एप्सिलॉन नॉट। भाई एप्सिलॉन नॉट कौन है? परमिटिविटी। भाई ये बंदा डिसाइड करेगा, एप्सिलॉन जीरो डिसाइड करेगा कितना फोर्स होगा एज पर द सरफेस ना अपने एवरेज, इसलिए नीचे डाला गया एप्सिलॉन नॉट। ओके सर, क्या स्पेलिंग है सर इसकी? एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लिख लो इसको, ये एप्सिलॉन नॉट का नाम है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ऑफ के बदले इन भी लिख सकते हो, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। चलो, तो यहां पे फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सब लोग बोलो इंटीग्रेशन। एक और बार जोर से। हाँ, बस इतना याद रखना है एवरेन, कई बार है ना इस इंटीग्रेशन के ऊपर ऐसा एक सर्कल बना देते हैं। दिख रहा है यहाँ पे सर्कल? ये क्यों सर? क्योंकि ये इंटीग्रेशन हो रहा है डीएस पे। सर डीएस कौन है? हमारा सरफेस। सर ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हमारा सरफेस हमेशा सर क्लोज होना चाहिए। का मतलब क्या है? सुनो एवरीबॉडी हियर, कभी सुनो। वो याद है मैंने एग्जाम्पल दिया था, बलून में पानी है और पानी में हमने पिन मार दिया। मान लो बलून अगर ऑलरेडी दो चार जगह पे होल है, बलून में ऑलरेडी दो चार जगह पे, तो आपका ये पिन मारना कुछ खास इफेक्ट लाता नहीं। तो वही बोल रहा है कि भैया बलून पूरी तरह क्लोज्ड होना चाहिए, मतलब ये जो पिन मारे ना ये उसका पहला होल होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में एवरीवन? ओके, इसीलिए यहां पे एक वर्ड यूज किया है क्लोज्ड। बोलो जोर से। और वो क्लोज सरफेस को कैसे इंडिकेट करते? यहाँ पे ऐसा एक सर्कल बना देते कि भैया हमारा सरफेस क्लोज्ड है। ओके, जब भी हम लोग है ना गॉस थ्योरम को यूज करेंगे ना, तो कभी भी पता नहीं, यहाँ पे ये देखो, ये आपके चार्ज है, मैंने उस चार्ज के ऊपर एक सरफेस बना दिया और उसको क्या नाम दे दिया है ना। एक चीज नोटिस करो, मैंने सरफेस मान लो यहां से बनाना शुरू किया, वापस यहीं तक पहुंचा मैंने कहीं पर भी बीच में गैप, यहां से शुरू किया यहां तक लाता, तो फिर हम इसको, क्योंकि गॉसियन सरफेस पूरी तरह क्लोज्ड होना चाहिए। सही है? ओके, ये इसका मतलब है। ठीक है, चलो एक और चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं भाई, वो भी देख लेना। सुनो, हाँ भाई, तो सुनो, तो फॉर्मूला क्या है भैया? इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार इक्वल टू क्यू अपॉन, इसी इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये सिंबल है, ये सिंबल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई। ओके, देखो लिखा है फाई इज द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस। क्यों क्या है सर? उसी का। कहां पर ये टोटल चार्ज? ठीक है, बस वो बलून वाला एग्जांपल याद रखना, सारी कहानी क्लियर है एकदम। ठीक है, फाइन। तो भैया याद रखना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंबल क्या है उसका? फाई। तो आप ऐसा लिखो तो भी आप राइट हो, आप ऐसा लिखो तो भी आप राइट हो। ठीक है, फॉर्मूला आप कैसे भी लिखो आप राइट हो। ठीक है, चलो अभी सुनो मेरी बात ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट चीज। चलो पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल रास्ते में वो कर लेते। एवरीवन ये क्वेश्चन पढ़ लो पहले खुद से, 2-3 बार ये क्वेश्चन पढ़ लो जरा। चलो रेडी, पानी डाल के रख।
ओके रेडी एवरीवन हियर। तो देखो भाई सीन क्या है, सुनो लिखा है, क्या लिखा है बोलो। एरिया कितना दिया है बोलो जोर से। और हमको मालूम है जो फॉर्मूला था ना, ई बार डॉट डी एस बार इक्वल टू क्यू अपॉन, इसमें एरिया कौन है, एरिया कौन है, ई आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये आपका कौन है, ये आपका एरिया है, सरफेस एरिया कौन है ये, ई कौन है आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, डी एस कौन है सरफेस एरिया, क्यू कौन है चार्ज, और एप्सिलॉन कौन है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। सबके नाम लिख लो भाई, सबके नाम लिख लो। सुनाओ फॉर्मूले के हिसाब से ई कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, डीएस कौन है सर सरफेस एरिया बोल दो, क्यू कौन है चार्ज, एप्सिलॉन जीरो कौन है परमिटिविटी। तो हमारे शुरुआत में ही दिया हुआ है एरिया कितना है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये हमारा डीएस है, क्या है, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, हमको मीटर स्क्वायर में चाहिए। तो याद रखना भैया सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कैसे जाने का, इनटू 10⁻⁻⁴, पॉइंट टू बी नोटेड। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर पे जाना है तो इनटू 10⁻⁻⁴। अभी देखो यहाँ पे एवरेज ये क्या 100 यानी 10⁻², बाजू में क्या है 10⁻⁻⁴, 2 - 4 क्या होगा -2 है ना। तो भैया सेंटीमीटर स्क्वायर से हम लोग कहाँ पहुंच गए, और यही अपने को चाहिए। खैर ये मिल गया हमको क्या, डीएस। ओके आगे पढ़ेंगे। अ प्लेन एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन है सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, फील्ड इंटेंसिटी बोलो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलो, सब यही बंदा है, एक ही बंदे के अलग अलग नाम है। अच्छा कितना दिया भैया 100 न्यूटन पर कूलम, वो हमने लिख दिया। सच दैट एंगल, एंगल दिया यानी क्या दिया है थीटा है ना, और एंगल कितना दिया है 60 डिग्री, चलो वो भी लिख दिया हमने। पूछा क्या है फाइंड, डिटरमाइन यानी फाइंड, क्या फाइंड करना भैया यानी फाइंड, ठीक है। अब सर ये कहां से फॉर्मूला है सर, फायदा ये फॉर्मूला वही फॉर्मूला एवरीवन, थोड़ी देर अभी फॉर्मूला देखे थे, ई इक्वल टू फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार, याद है अभी अभी देखे थे। चलो सुनो, चलो इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए मैं इंटीग्रेशन हटा देता हूं तो क्या हो जाएगा ई बार डॉट डी एस बार, ठीक है। अब हमारे पास एक फेमस फॉर्मूला है ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, याद होगा आपको भाई फेमस फॉर्मूला ये, ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो आप ही बताओ ई बार डॉट डी एस बार क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, सब बोलो, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। फिर से सुनो, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जानते क्या है फॉर्मूला बोलो, फाई, बोलो ना यार, है ना। थोड़ी देर के लिए हमने इंटीग्रेशन को हटा दिया, फॉर्मूला बन गया फाई इक्वल टू ई बार डॉट डी एस बार, है ना। लेकिन हमको मालूम है एक फेमस फॉर्मूला है वेक्टर का, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सब बोलो। इंटू नहीं है भैया, वो डॉट है, वेक्टर में इंटू इंटू नहीं होता भाई, डॉट होता है और क्रॉस होता है, वेक्टर है ये। ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सब बोलो भाई। तो फिर ई बार डॉट डी एस बार क्या होना चाहिए, ई डी एस। समझ में फॉर्मूला कैसे है, इसी के साइड में लिख लो, कहानी ये है, लिख लो फॉर्मूले के साइड में। तो सुनो भाई, तो हमको फॉर्मूला मालूम पड़ गया, क्या फॉर्मूला, सब बोलो, फाई ई डी एस, पूरा बोलो ना जोर से, ई डी एस कॉस थीटा। चलो भाई ई हमको कितना दिया गया था 100, डी एस हमने कितना निकाले थे, थीटा हमारा कितना था भैया 60, तो क्या लिखेंगे cos 60, ये सिंपल है एकदम एवरीवन, ओके। अच्छा देख लो भैया
ये 100 है यानी 10⁻²। बाजू में कौन है 10⁻²। दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ क्या मिलेगा 1। cos 60 भैया ट्रिग्नोमेट्री आपको मालूम है, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आपके पास है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। लॉग बुक निकाल के देख लो चाहिए तो पहले। चलो भाई, तो cos 60 की वैल्यू लिख दी हमने 1/2। और 1/2 यानी हाफ ना। ओके, और हमको मालूम है भैया हाफ की वैल्यू क्या होती है 0.5। याद रखना फाई इंपॉर्टेंट चीज, फाई का यूनिट होता है, फाई का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सब बोलो, बोलो ना भैया। कभी कभी क्या होता मालूम है, हम लोग आंसर निकाल लेते हैं लेकिन उस आंसर के आगे का यूनिट क्या लिखना है वो नहीं मालूम रहता। सर क्या मार्क्स कटेंगे? अरे बिल्कुल कटेंगे यार, जब तक आप यूनिट नहीं लिखते हो ना कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट नहीं मानी जाती है। समझ में आ रहा है? तो यूनिट लिखना है, सही लिखना है। तो फाई का यूनिट क्या होता है भैया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है फाइन एवरियन। तो फिर एक बार एवरियन कहानी को जरा दोहरा देता हूँ, रिपीट करवा देता हूँ, सुन लो अच्छे से इधर। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे इस क्वेश्चन में एवरीवन सबसे पहले हमको दिया गया था एरिया, लेकिन एरिया किस में था? तो भैया हमने उसको कन्वर्ट करके कहाँ लेकर आ गए? मीटर स्क्वायर में। उसके बाद हमको दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई, वो 100 न्यूटन पर कूलम था, वो ऑलरेडी सही था, हमने उसको चेंज। उसके बाद बोला था एंगल, एंगल कितने का भैया? 60 डिग्री एंगल दिया मतलब थीटा है। चलो वो भी हो गया। उसके बाद बोला फाइन करो, डिटरमाइन करो, मतलब फाइन करो। क्या फाइन करो भाई? यानी फाइव। फिर मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला कैसा है? फॉर्मूला सब लोग बोलना क्या है फॉर्मूला? बोलो ना जोर से। और अच्छी बात है ना, सब है अपने पास। ई दिया हुआ है, यस थीटा वो भी है, ये दोनों कैंसिल। cos 60 तो 1/2, 1/2 यानी 0.5। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसका यूनिट। यूनिट क्या होता है भैया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर? तो सुनो भाई, अगला टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ओके, और इसमें सबसे पहला काम हम लोग ये करने वाले हैं। सुनो, लिखा है ऑब्टेन एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला ऑफ, कौन है सर ये? ई। ड्यू टू इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखा है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल या तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। सर ये क्या सीन है सर? ये देखो, ये डायग्राम देखो, समझ जाओ। ये आपका स्फेरिकल शेल या हॉलो स्फीयर है और उसके ऊपर चार्ज है ना। और चार्ज देखना कैसा है, एकदम ऐसा नहीं है कि सारे चार्जेस एक जगह पे जमा है, नहीं, बराबर देखना फैले हुए, प्रॉपर डिस्टेंस पे, बराबर। ओके, इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया सर? इसलिए अब बोलो, यूनिफॉर्मली चार्ज। भैया चार्ज हर जगह बराबर डिस्टेंस पे लगे हुए, और अंदर की चीज क्या है? या तो उसको आप ये नाम से बुला लो या तो आप उसको, ठीक है, हमसे कहा गया इस सिचुएशन में इस बंदे के लिए, किस बंदे के लिए? का एक फॉर्मूला बनाओ। ठीक है, तो सीन क्या है भैया? हमारे पास ये है, क्या है एवरीवन? हमारे पास क्या है? बोलो ना। यूनिफॉर्मली, अच्छा चलो चलो ठीक है, हमारे पास एक हॉलो स्फीयर, क्या है? एक बोलो ना। और उस हॉलो स्फीयर के ऊपर हमारे पास क्या है? चार्ज। वो भी कैसे रखे हुए? यूनिफॉर्म, इक्वल डिस्टेंस पर रखे। हमसे क्या बोला गया? हमसे बोला गया भैया इस बंदे का ना ई का फॉर्मूला बनाओ। ई कौन सर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या? बोलो ना। कई बार उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, कई बार सिर्फ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते हैं, कई बार सिर्फ फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, कई बार सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। याद रखना हर केस में बंदा वही है, ई, उसका फॉर्मूला बनाना। ठीक है, चलो तो सुनो भाई एवरीवन हियर, हम इस सिचुएशन को पहले प्रॉपरली लिख लेंगे। सीन क्या है?
हमारे पास अंदर एक स्फीयर है, कंसीडर इसका रेडियस है कैपिटल आर। नोटिस करना अंदर के स्फीयर का रेडियस क्या है, विथ इट सेंटर एट ओ। देखो भैया यहाँ पे ना इसका सेंटर है, नाम दिख नहीं रहा है लेकिन सेंटर का नाम क्या है, ओ। ठीक है, तो हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस है आर और जिसका सेंटर है ओ। यहाँ तक कहानी क्लियर है। चलो भाई आगे फिर लिखा है चार्ज टू अ यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी सिग्मा। मतलब क्या किए, पहले हमने ये लिया था स्फीयर जिसका रेडियस था आर, फिर हमने उस पर चार्ज भेजे। मतलब हमने उसको चार्ज किया। भैया जब हम लोग अपना जो चार्जर लेके मोबाइल में कनेक्ट करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अंदर चार्ज भेज रहे हैं, मतलब चार्ज कर रहे हैं यार। ठीक है, चार्ज कर रहे। हमने कैसे चार्ज किया, हमने ऐसे चार्ज किया कि भैया क्या लिखा है, चार्ज टू अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। मतलब भैया हमने ऐसा चार्ज किया कि इस सरफेस पे जो चार्ज है ना वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ओके, चलो भाई आगे लिखा है प्लेस्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन। इस स्फीयर को हमने ऐसी जगह पे रखा है कि इसके आजू बाजू में ये है, क्या है, बोलो जोर से। डाइलेक्ट्रिक मीडियम कौन, डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो बंदा है जो इस चार्ज को भागने नहीं देगा, जो इस चार्ज को बाहर जाने नहीं देगा, जो इस चार्ज को फैलने नहीं देगा। मतलब सर सिंपल, अगर ये बल्ब पे हाथ लगाओ मुझे करंट लगेगा, जबकि अंदर इलेक्ट्रिसिटी है ना। मतलब ये बंदा अंदर के चार्ज को बाहर आने से रोक रहा है, बराबर। इसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्या बोलते भाई, है ना। हम लोग कभी कभी है ना वो ट्यूबलाइट लेते, बल्ब लेते, डायरेक्ट ऐसा लगा देते, चालू है, लाइन चालू है, ट्यूबलाइट लगाते डायरेक्ट चालू लाइन में, हमको करंट लगता है। क्यों, क्योंकि वो जो ट्यूबलाइट के ऊपर का जो ग्लास है ना भैया वो डाइलेक्ट्रिक है, वो अंदर के करंट को आप तक पहुंचने नहीं देगा। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करेगा सर, यहाँ पे भैया ये जो चार्ज है ना हमने बड़ी मेहनत से इसको सेट किया है, अगर ये चार्ज चले गए, गायब हो गए, भाग गए तो हमारा तो लॉस हो जाएगा। इसलिए हमने ना आजू बाजू में क्या लगा के रखा है, ताकि हमारे चार्ज भागे। भैया हमें ना ये सेटअप है ना बड़ी मेहनत से बनाया है और हम नहीं चाहते ये जाए, हमने सेफ्टी के लिए क्या लगाया। अभी थोड़ी देर पहले मैं ना इस्त्री वाले का आयन का एग्जाम्पल दिया था, तो आपको पता है ना इस्त्री में ना बहुत हाई वोल्टेज का करंट जाता है भाई, इसलिए कई बार बोलते भाई लाइट वाइट चली गई तो इस्त्री बंद कर दो भाई, इतना पावर खींच लेगा खत्म हो जाएगा तुम्हारा इन्वर्टर। पहली बात तो चलता भी नहीं कई बार, इतना हाई वोल्टेज होता है। लेकिन हम लोग जहाँ इस्त्री को पकड़ते हैं वहां पे कभी करंट नहीं आता है, क्योंकि वो ब्लैक कलर का पार्ट जो है प्लास्टिक का बना होता है, रबर का बना होता है, या तो माइका करके एक चीज होती है MICA उसका बना होता है। ये सब कौन है, इंसुलेटर्स है या डाइलेक्ट्रिक्स है। सुना आपने, डाइलेक्ट्रिक वो है जो करंट को आप तक आने। ये एयर है ना, एयर, ये भी एक टाइप का डाइलेक्ट्रिक है। कभी सोचा है आपने, वो जो तार होते हैं, टाटा के वायर होते हैं बड़े बड़े, हमको बुलाया था भैया अगर टाटा का वायर है तो वहाँ बिल्डिंग भी नहीं बना सकते आप, मालूम है टाटा का वायर, मालूम है। अरे वो बड़ी बड़ी वायर जाती रहती है ना, पहाड़ पे भी जाती है वो वायर, सब जगह जाती है, देखा आपने, है ना। बड़ी बड़ी वायर होती है, बड़े बड़े खंबे होते हैं एकदम, वो बड़े बड़े खंबे रहेंगे ना एवरीवन, तो बिल्डिंग भी नहीं बनाने देते बाजू में गवर्नमेंट। तो अलग है बात, अलग है, लोग बना लेते हैं लेकिन अलाउड नहीं है लीगली। क्या सर क्या प्रॉब्लम है, मैं किसी से नहीं डरता। अरे भाई आप किसी से नहीं डरते रहेंगे ठीक है, लेकिन वो करंट है, समझ में आ रहा है भैया। आपका जो आप जो है सुबह सुबह भाई नहा धो के टॉवल सुखाने चले गए, बाजू में टाटा की तार है, आप जो गए कभी वापस आए
नहीं, क्या हो गया भाई, टाटा बाय बाय करके निकल गया। बात समझ में आ रही है एवरीवन? तो बोलने का मतलब क्या है भाई, हाई इलेक्ट्रिक वायर हो, लेकिन आपने ये भी तो नोटिस किया होगा कई बार उस हाई इलेक्ट्रिक चीज पे, हाई टेंशन वायर पे आराम से बर्ड्स बैठे हुए, चिड़िया बैठी हुई है, बर्ड्स बैठते ना, उसके डर नहीं लगता। देखो इसके बहुत सारे रीजन है, एक रीजन लेकिन ये भी है, तो वो बर्ड बैठता ना तो उस बर्ड के पैर और उस वायर, पैर और उस वायर के बीच में एयर है, क्या है, और एयर मैंने थोड़ी देर पहले कहा, एयर क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। एयर क्या है, क्या वो चार्ज को इधर उधर जाने, अंदर के चार्ज को बर्ड तक आने नहीं देगा। भैया सोचो, अच्छा है एयर डाइलेक्ट्रिक है, नहीं तो यहाँ वहां कहीं पे भी चार्ज लीक हो जाए ना तो हमको लगेगा यार। समझ में आ रहा है एवरीवन? क्या भैया वो आदमी कैसा मर गया, बोले हवा ही मर गया। हवा ऐसा कैसे मर गया? अरे हवा में चार्ज था। बोले अच्छा है कि हवा डाइलेक्ट्रिक है, उसमें से चार्ज जाता होता नहीं है, तभी तो हम सेफ है। समझ में आ रहा है एवरीवन? ये सीन है ना। कई बार हमने सुना है पानी में से करंट फ्लो होता है, बराबर, पानी में से करंट फ्लो होता है, लेकिन है ना ये बात भी सुन लो, प्योर वाटर में से ज्यादा करंट फ्लो, नॉर्मल वाटर में से नहीं। अगर पानी में इम्प्योरिटी आ गई ना तो उसमें से फिर करंट फ्लो नहीं होता, वो बन जाता है डाइलेक्ट्रिक। क्या बन जाता है? डाइलेक्ट्रिक। और ज्यादातर जो पानी है ना वो इम्प्योर ही है, और अच्छा है वो इम्प्योर है, अभी तो हम आराम से रहे। तो यार बारिश होगी, लोगों को घर में रहना पड़ेगा, नीचे पानी पानी है और पानी में करंट हो जाता है। बोले कहीं पे भी वायर लीक हुई, कितने दूर पे लीक हुई है वायर, तुम यहां उतरे तुमको करंट लग गया। समझ रहे हो बात को? लेकिन अच्छा है खाली प्योर वाटर ही करंट को पास करता है, बाकी जो नॉर्मल वाटर होता है ना सब डाइलेक्ट्रिक है, जैसे करंट पास होता। बात समझ में आ रही? ठीक है, चलो एनी हाउ, डाइलेक्ट्रिक के बारे में मैंने बहुत सारा ज्ञान बांट दिया। अभी सुनो, याद रखना। तो भाई इसके आजू बाजू में क्या रखा हुआ भैया, जोर से बोलो। अभी ना एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। हियर सुनो फॉर्मूला, हियर। तो भैया मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एप्सिलॉन नॉट, याद है? कौन है ये, नाम क्या है इसका? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सब बोलो। एक और बंदा होता है एप्सिलॉन, दोनों में क्या फर्क है? वो एप्सिलॉन के आगे नॉट है, इसके आगे नॉट नहीं है। ये कौन होता है? ये भी परमिटिविटी है सर, दो परमिटिविटी। सुनो, ये है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। वो क्या था सर? परमिटिविटी ऑफ फ्री। सर फ्री स्पेस मतलब कौन? वैक्यूम। वैक्यूम मतलब सर कौन? जहां पे कुछ नहीं होता, कोई मीडियम होता नहीं है। कोई मीडियम अगर नहीं रहा तो परमिटिविटी को क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर कोई तब उसकी परमिटिविटी को एप्सिलॉन बोलेंगे। अभी अभी हमने यहाँ पे क्या लगाया? वेरी गुड, क्या लगाया? तो याद रखना भैया, वैक्यूम का एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन कोई मीडियम आ गया तो है ना एप्सिलॉन होता है। और एक फॉर्मूला है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के। तो बोलो, अरे बोलो ना। देखो मेरी ये बात सुनो, आप भले ही 12th में हो ना, लेकिन मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ एविडेंट कि आप 9th या 10th में हो। मैं मानता ही नहीं हूँ कि आपने 11th में पढ़ा है कुछ। आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये मान के चलता कि तुमने नहीं पढ़ा हुआ। नहीं तो ये सारी कहानियां जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब आपके 11th में है, सब 11th में है। लेकिन सर हमको क्यों नहीं दिखी फिर ये सब? नहीं देखा आपने, दिखी नहीं आपको, लेकिन ये सारी बातें 11th में है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं 10th के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं सारी छोटी 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 चीजें बता रहा हूँ। हालांकि मुझे बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, मुझे धीरे धीरे आगे 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 बढ़ना चाहिए। ठीक है, फाइन। लेकिन मैं शुरुआत में हमेशा कहता हूँ भाई, पहले लेक्चर में ही तुमको क्या आता है या नहीं आता छोड़ो, अब मैं बताऊंगा ना, अब आना चाहिए। नहीं मालूम था, जाने दो, अब मालूम पड़ गया ना,
तो क्या फॉर्मूला है, सब बोलो बोलो। एप्सिलॉन नॉट कौन है? एनी मीडियम, सॉरी फ्री स्पेस। एप्सिलॉन कौन है? एनी मीडियम, बराबर है, ओके। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आता है के, और इस के का एक नाम है, इस के का नाम है डाई इलेक्ट्रिक स्टैंड। क्या नाम है? अब मुझे एक बात बताओ, सब लोग ये फॉर्मूला पढ़ना, क्या लिखा है बोलो यार, बोलो। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, बोलो। मुझे एक बात बताओ, सिर्फ एक छोटी सी बात, क्या अगर मैं इसको यहां भेज दूं यही फॉर्मूला मिलेगा? अरे बाप रे, खाली यहां से यहां गया तो वही मिलेगा ना, एप्सिलॉन इक्वल टू, फिर एक बार एप्सिलॉन कौन? हाँ, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एप्सिलॉन पूछ रहा हूं, एप्सिलॉन एप्सिलॉन, हाँ एप्सिलॉन नॉट कौन? फ्री स्पेस या वैक्यूम, और के कौन? सारी बातें लिख लो जल्दी जल्दी। हियर, चलो भाई, तो सुनो भैया आगे की कहानी क्या है, ठीक है। अब आगे लिखा है टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, टोटल चार्ज ऑन द, और ये फॉर्मूला दिया गया, सर ये कहां से आया? चलो भाई अब इसके बारे में कहानी सुनो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत डिटेल है एवरीवन, बहुत डिटेल है, इसलिए एवरीवन एक ही डेरिवेशन करने में टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, बाकी के डेरिवेशन पटपट हो जाएंगे, ओके। सुनो, याद रखो यहाँ पे एक बंदा था सिग्मा, सिग्मा को हमने क्या नाम दिया था, सब बोलो, सब बोलो, बोलो जोर से। हाँ, थोड़ी देर के लिए यूनिफॉर्म बोर्ड हटा दो, अब बोलो क्या है, फिर से बोलो यार। तो भैया अभी मैं आपको ना तीन चीजें बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना, तीन चीजें। एक, पहला लीनियर, हाँ पहला, पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या लिखा हमने? हाँ, ये क्या होता है सर? लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन लेंथ, क्या होता है? दूसरा, अभी जो आपने सुना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, बोलो, ये होता है चार्ज अपॉन एरिया, क्या होता है? और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। पहला क्या है? चार्ज अपॉन लेंथ, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है? सुना आपने एवरीवन? ओके, ठीक है। एक और चीज, नॉर्मली, ठीक है, ये है आपके तीन नाम, ठीक है। लीनियर रहा तो अपॉन लेंथ, सरफेस रहा तो अपॉन एरिया, वॉल्यूम रहा तो अपॉन वॉल्यूम, ये तीनों कहीं तो लिख लो काम की चीजें। अभी कुछ और भी सुन लो भाई इसके बारे में। ये जो पहला वाला बंदा सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका सिंबल होता है लैम्डा, तो इस फॉर्मूले को ऐसा बोला जाता है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। दूसरा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, इसका सिंबल होता है एनीबॉडी, सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। और तीसरा जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, इसका सिंबल होता है रो, क्या है भैया? ये रो, ये कौन है भैया? सिग्मा, ओके। और ये आपको मालूम है लैम्डा, ठीक है, फाइन। तो याद रखना है एवरीवन, ये सारे इसके पहला वाला फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है, ये तीसरा फॉर्मूला, ठीक है, सब कंप्लीट कर लो। अब मैंने आपको ये सब क्यों बताया, सुनो एवरीवन, ये सब हमने क्यों पढ़े, सुनो यहाँ पे हमने एक नाम सुना था यहाँ पे, सब बोलो क्या लिखा है? सिग्मा। अभी अभी फॉर्मूला देखा, सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन, चार्ज अपॉन, अभी सुनो मेरी बात ध्यान से, हमारे पास क्या है, कौन है ये? स्पीयर, क्या है भैया? स्पीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर है ना, तो स्पीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल आर है इसलिए हमने यहाँ पे भी। अब आप ही मुझे बताओ, सब लोग ये पढ़ो जोर जोर से, क्या लिखा है? सिग्मा, जोर से बोलो यार।
आप मुझे बताओ, अगर इसको यहां लेके आएंगे तो क्या ये मिलेगा? मिलेगा? अरे इतना टाइम यार सोचने के लिए, खाली इसको यहां ले जाना है। क्या मिला? फॉर्मूला पढ़ो। क्यू। तो भैया इसके पीछे की कहानी ये है, और उसके पीछे की कहानी मैंने आपको वहां लिख के बता दिया। उतनी सी चीज में इतना डिटेल है। अभी तक सिर्फ अपने एक ही पॉइंट कवर किया। लिखो जल्दी से। चलो ठीक है, यहां आ जाओ एवरीवन। रेडी? अब भैया देखो क्या करना है। ओके, ठीक है। तो करना क्या है, हमारा काम है टू फाइंड। क्या फाइंड करना है? लेकिन कहां करना है? सुनो, एट अ पॉइंट पी। ये देखो यहां पे एक पॉइंट लिया हमने, है ना? और आप एक चीज नोटिस करो, नोटिस करो जरा ध्यान से। ये आपका स्पीयर है, उसके बाहर चार्ज है। पॉइंट पी आपने इधर लिया है, सरफेस आपका इधर है, चार्ज आपका इधर है, पॉइंट पी आपने इधर लिया है। पता है आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो ये फाइंड करना कि इन चार्जेस के वजह से इस पॉइंट पी पे कितना, ये आपका एम है। टू फाइंड एट ठीक है। तो हमने क्या किया एविडेंस, सुनो ध्यान से। हमने इस पॉइंट पी से एक और क्या बना दिया? स्फीयर। उसका उसका रेडियस हमने रखा स्मॉल आर। देखो लिखा है, क्या रखा हमने? या आप रेडियस बोलो या डिस्टेंस बोलो, जो भी है, उसका डिस्टेंस है, उसका रेडियस आपने कितना रखा? तो सर स्मॉल आर क्यों रखा? अरे क्योंकि कैपिटल आर ऑलरेडी यूज हो चुका है। अब दो दो बार कैपिटल आर लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, बस इसीलिए, और कुछ नहीं। उसको कैपिटल आर नाम दिए तो इसको, इसलिए मैंने पहले भी ना जानबूझ के ना पर्पसली बोला था कैपिटल आर, कि मुझे मालूम था आगे जाके एक स्मॉल आर भी आने वाला है। ठीक है भैया, क्या करना है भैया? सुनो, हमने ना यहां से थोड़ी दूरी पर एक पॉइंट सेलेक्ट करना है। वो पॉइंट है हमारा पॉइंट पी। हम चाहते कि वहां पे क्या फाइंड करें, तो हमने बना दिया वहां पे एक स्फीयर। कितने डिस्टेंस पे भैया? आर। ठीक है, चलो भाई, अब इस स्फीयर को हम नाम देंगे क्या? गाउसियन स्फीयर। क्या नाम है भाई? बोलो ना जोर से। क्यों सर? क्योंकि ये आइडिया गॉस ने दिया, इसलिए उसको कहते हैं गाउसियन स्फीयर। अच्छा, आपको पता है एवरीवन, जब एक ही सेंटर पे 2 सर्कल हो या 10 सर्कल हो, उसको ये नाम से बुलाते हैं, कॉन्सेंट्रिक। सब बोलो, बोलो सर। कॉन्सेंट्रिक मतलब कॉमन सेंटर, कॉमन सेंटर। देखो ना, इतने सारे स्पीयर है लेकिन सेंटर तो इसी को कहते हैं कॉन्सेंट्रिक, और स्पीयर का नाम क्या है? गॉसियन। ठीक है फाइन एवरीवन। चलो भाई, सारी चीजें लिख लो। अब भैया इस पे हमने एक पॉइंट सिलेक्ट किया पी, उस पी का एक छोटा सा एरिया है, क्या लिखा भैया? और वो स्मॉल एरिया कितना है? डीएस। सही है, स्मॉल एरिया कितना है भैया? डी। चलो ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है, तो भैया आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सुनो 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 सुनो। तो भैया गॉस भैया ने हमसे कहा था कि भैया गॉस थ्योरम ये कहता है, क्या कहता है? सब बोलो, तो बोलो ना यार, जोर से बोलो। ये फॉर्मूला हम लोग पहले सुन चुके हैं। यस, आई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है, ओके। अब मेरी बात सुन, ओके हियर, अब इधर ध्यान देना। अब आपको मेरे को एक सवाल पूछना चाहिए, सर मेरे हिसाब से ना ये फॉर्मूला आना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि सर एप्सिलॉन नॉट तो तब यूज किया जाता है। हाँ सर, यहाँ तो डायरेक्ट्रिक है। क्या है? तो आपको यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट थोड़ी लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए। और आपने एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा? ऐसा डाउट आपको आना चाहिए, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट कब यूज करते हैं? जब वैक्यूम होता है, जब फ्री सरफेस होता है।
और हमने खुद ने बोला चार्ज के बाजू में क्या लगाएंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। भूल गए, भूल गए, था क्या डाइलेक्ट्रिक मीडियम? तो जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम था तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए एप्सिलॉन थोड़ी ना यूज करते, क्या यूज करते? तो आपको इमीडिएटली मेरे को सवाल करना चाहिए, सर आपने एप्सिलॉन क्यों लिखा, एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा सर? एप्सिलॉन लिखना चाहिए आपको। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अगर आप ऐसा सोचे, हालांकि सोचा नहीं आपने, लेकिन अगर आप सोचते तो सही सोचो। तो फिर यहां से वो कैसा है, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा था कि आप एप्सिलॉन को ऐसा भी लिख सकते। कम ऑन, ऐसा तो आपने कुछ बताया ही नहीं था सर। अरे फॉर्मूला लिखा है आपने, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, क्या लिखा है? अरे बोलो ना, बोलो जोर से। और अब एक बात याद रखना, कभी भी है ना एयर के लिए क्या क्या, ये के की वैल्यू अगर 1 डाल दिए तो सिर्फ क्या बचेगा? आप समझ में ये फॉर्मूला कैसे आया? फॉर्मूला क्या लिखा हमने, बोलो ना जोर से, फिर फटाफट बोलो। फाई कौन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गुड। क्यू कौन? चार्ज। कहाँ पे ये चार्ज, कहाँ पे चार्ज, कहाँ पे चार्ज? तो ही नहीं सर। अरे स्पीयर के ऊपर चार्ज था, स्पीयर के ऊपर चार्ज था, याद है ना, एक छोटा स्पीयर था उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर हमने क्या बनाया? हाँ? अरे भाई, हमने अंदर एक स्पीयर लिए, चार्ज लगाया, उसके ऊपर बना दिए गॉसियन स्पीयर। क्या बना दिए? क्यू क्या है? टोटल चार्ज इनसाइड द, तो सरफेस बोलो या गॉसियन सरफेस बोल दो, ठीक है, फाइन। चलो भाई, ये कहानी समझ में आ गई। फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला सब बोलो भाई, बोलो ना जोर से। चलो भाई, अभी एवरीवन हमारे पास एक पुराना फॉर्मूला, एक और, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार, याद है? याद है? अरे वही वाले फॉर्मूले के 2 पार्ट है, ऊपर आधा पार्ट यूज किया, नीचे आधा पार्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला बोलो सब लोग, क्या है? और एक बार जरा यार ई बार डॉट डी एस बार के बारे में सोचते, ई बार डॉट डी एस बार को क्या लिख सकते, बोलो जोर से। हाँ, जरा टीटा के बारे में सोचते। लिखा है टीटा हमारा, टीटा हमारा, टीटा है कौन? तो बताएगा टीटा है कौन? सर टीटा एंगल है, वेरी गुड। कहाँ का? टीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। किसके किसके बीच का? ई बार और डी एस बार। टीटा ई बार और डी एस बार के बीच का एंगल है। तो सर ये एंगल 0 कैसे हो गया? भैया उसकी कहानी इतने हिस्से में। मुझे एक बात बताओ, ये आपका ए बार है, ये आपका बी बार है। मान लो एंगल है 30 डिग्री, क्या है? दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के, एंगल बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा। अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए एंगल कितना होगा? अरे जरा आंख खोलो, दुनिया देखो, 2 एरो दिख रहे हैं, उस एरो पे क्या लिखा है? ई बार, इस एरो पे क्या लिखा है? डी एस यानी डी एस बार। दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए ना, तो एंगल कितने का होगा? हाँ, वही बात तो यहाँ पे लिखी है भाई, वही बात तो यहाँ पे लिखी है कि इन दोनों के बीच का एंगल ई और दूसरा कौन है भैया अपना? डी एस। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0, क्योंकि ई भी वहीं पर है और डी एस भी वहीं पर है। जब दोनों एक ही लाइन में तो एंगल क्या होगा? 0, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे? 0। लेकिन यार आपके पास लॉग बुक है, cos 0 1 होता है, cos 0, cos 0। तो अगर ये 1 होता है तो लिखने की जरूरत, तो क्या बचा? क्या बचा? क्या बचा? इसका मतलब ये है कि ई बार डॉट डी एस बार को हटा के हम सिर्फ ये कहानी, ये कहानी, ठीक है। सब छोटी छोटी बातें लिख लो भाई, एंगल कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, बहुत सारी डिटेल है एवरीवन। रेडी? सुनो अभी ध्यान से। तो भाई हम लोग यहाँ तक पहुँच गए
फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट या ई इंटू डी एस। अब डॉट है नहीं क्योंकि वेक्टर नहीं है। ओके, फाई इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस। अब आपको तो मालूम है अंदर उसी को रखा जाता है जो वेरिएबल है। ओके, और बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स को बाहर रखा जाता है, बराबर। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में यही रूल होता है ना। पूरे कैलकुलस में इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, कैलकुलस। और पूरे कैलकुलस में यही रूल चलता है। क्या सर, कांस्टेंट सारे बाहर। भैया ये जो कैलकुलस है ना, कांस्टेंट की इज्जत नहीं करता। बाहर, अंदर कौन रहेगा, वेरिएबल। सर मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा वेरिएबल कौन है? अरे भैया उसके आगे डी होगा, वो वेरिएबल है। डी मतलब ये चेंज हो रहा है, जो चेंज होता है वो वेरिएबल है। वेरिएबल को हक है इस बात का, इंटीग्रेशन के अंदर रहने का। ठीक है, तो क्या मिला यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। क्या मिला? अच्छा याद करो डीएस कौन है, एरिया। वेरी गुड, सरफेस एरिया। डीएस कौन है, याद, बराबर बोल रहा हूँ। इंटीग्रेशन डीएस, डीएस कौन है, सरफेस एरिया ऑफ, क्या है हमारे पास, वेरी गुड, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सर इंटीग्रेशन यानी टोटल, तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या हो गया भाई, बोलो ना। और इस बार हम किस स्फीयर की बात कर रहे हैं, बाहर वाले स्फीयर। बाहर वाला स्फीयर है ना, दो स्फीयर है ना हमारे पास, अंदर वाले स्फीयर और बाहर वाले स्फीयर में फर्क क्या है, अंदर वाले स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है और बाहर वाले स्फीयर का रेडियस, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे आउटर स्फीयर, या तो मैं लिख सकता हूँ गाउसियन स्फीयर, क्योंकि उसको गाउसियन स्फीयर बोलते हैं। तो मुझे बताओ नॉर्मली एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का या टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। क्या होता है, तो आप ही बताओ, क्या इसके बदले ये लिखा है तो क्या गलत किया है? फाई की जगह फाई, ई की जगह ई, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस की जगह पे 4πr²। सर स्मॉल आर क्यों लिखे, क्योंकि इस बार बाहर वाले स्फीयर की बात हो रही है और बाहर वाले स्फीयर का रेडियस क्या है, ये लिख लो सर। चलो भाई अभी सुनो जरा ध्यान से, अब बहुत सिंपल चीज है, सुनो एक सिंपल बात सुनो। याद है आपको, इसको हमने दिया था इक्वेशन नंबर, है ना, इक्वेशन नंबर 1 क्या, सब लोग पढ़ो फाई, और याद रखना, बोलो फाई। ओके, और इक्वेशन नंबर 2 है ना, ये है, तो बोलो क्या है, बोलो ना। एक चीज नोटिस करो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में फाई है, मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी, तो अभी तो लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मिलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन इक्वल टू E इंटू 4π। ये क्या मिला, सब बोलो, Q अपॉन, बोलो ना, Q अपॉन, फिर से बोलो Q अपॉन। लेकिन हमारा इंटरेस्ट ई में है सर, हमारा इंटरेस्ट क्यों ई में है? अरे जाओ क्वेश्चन देखो, क्या निकालना है हमको, हाँ क्या निकालना है, क्वेश्चन देख, पीछे नहीं, क्वेश्चन देख, क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, हाँ क्या एक्सप्रेशन फॉर्मूला किसका, यही तो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाओ, ये फॉर्मूला बनेगा। सब बोलो क्या फॉर्मूला बनेगा, E इक्वल टू Q अपॉन 4π एप्सिलॉन r²। बन गया आपका, बन गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये E का फॉर्मूला बन गया, मतलब अपना काम हो गया। ठीक है, अब एक चीज भैया, कहीं तो शुरू में एवरीवन हमने ये फॉर्मूला बनाया था, याद है, सिग्मा इक्वल टू कम ऑन Q अपॉन 4πr², याद है, उसी को घुमाए तो यही बना था। ओके, सब बोलो भाई क्या लिखा है, Q इक्वल टू, इसको उठा के यहां डालेंगे तो आप ही बताओ, सोच समझ के क्या यही मिलेगा, ये यहां चला गया, नीचे की जो चीज है वो वैसी है।
ओके है ना। तो E इक्वल टू ये पार्ट ऊपर, बाकी नीचे का पार्ट नीचे। वन थिंक थिंक फोकस फोकस, क्या होगा सर इससे? 4 पाई। आप ही बताओ कि यही बचेगा। E इक्वल टू सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल r स्क्वायर। ये बन गया आपका फाइनल फॉर्मूला। वैसे अगर आप देखो तो ध्यान से, पहले भी आपने फॉर्मूला बनाया था, ओके, अब आपने एक और फॉर्मूला, सही है। तो E के आपके पास 2 फॉर्मूले, सही है। ओके, चलो भाई, यहाँ तक की कहानी ठीक है।